ऑलराइट, सो आज का हमारा टॉपिक है मूड का लास्ट टॉपिक, पास्ट सब्जंक्टिव मूड। हमने प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड पढ़ लिया, एम्पेरेटिव मूड पढ़ लिया, इंडिकेटिव मूड पढ़ लिया। अभी लास्ट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। सो अब आप इसको देखिए क्या होता है पार्ट्स। माई फादर इज अ टीचर। I wish my father is a teacher. ये दो स्टेटमेंट्स हैं, my father is a teacher, I wish my father is a teacher। पहले वाला स्टेटमेंट ये एक फैक्ट है, दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, ये फैक्ट नहीं है। क्यों? कि अगर आपके फादर टीचर होते तब आपको ऐसा विश करने की ज़रूरत नहीं होती। जब इट मीन्स कि अगर आप विश कर रहे हैं तो आपका फादर टीचर नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, ये वर्ब गलत हो जाएगी, इसकी जगह वर आ जाएगा। अब वर क्यों आएगा, इसकी वजह देखिए, ये इसको हम बोलेंगे ये पास्ट सब्जंक्टिव मूड में है। वर्ब पास्ट सब्जंक्टिव मूड में है। क्या होता है पास्ट सब्जंक्टिव मूड? वर्ब की वो फॉर्म, द फॉर्म ऑफ द वर्ब, द फॉर्म ऑफ द वर्ब विच स्टेट्स द हाइपोथेटिकल, इमेजिनरी और अनरियल सिचुएशन। वर्ब की वो फॉर्म जो कि हाइपोथेटिकल, इमेजिनरी या अनरियल सिचुएशंस के बारे में बताएं, उस फॉर्म ऑफ वर्ब को इज नोन एज पास्ट सब्जंक्टिव मूड। इस तरीके से वर्ब की वो फॉर्म जो कि हाइपोथेटिकल, इमेजिनरी या अनरियल फैक्ट्स के बारे में बताती है, सिचुएशंस के बारे में बताती हैं, वर्ब की उस फॉर्म को हम पास्ट सब्जंक्टिव मूड वाली फॉर्म बोलते हैं। और दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पास्ट सब्जंक्टिव मूड में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। ऑलवेज यूज द V2 फॉर्म ऑफ वर्ब इन पास्ट सब्जंक्टिव मूड। आप ये नहीं कह सकते कि वर्ब की सेकंड फॉर्म को पास्ट सब्जंक्टिव मूड कहेंगे, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी यूज होती है और वहाँ पर ये एक रियल फैक्ट के बारे में बताती है और एक एक्शन के पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बताती है। लेकिन पास्ट सब्जंक्टिव मूड अगर वही फॉर्म वर्ब की कोई अनरियल, इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल सिचुएशन के बारे में बता रही है, तब उस फॉर्म को हम पास्ट सब्जंक्टिव मूड वाली फॉर्म कहेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। हमेशा अगर कोई चीज़ हाइपोथेटिकल है, इमेजिनरी है या अनरियल है, तो उस केस में आप V2 फॉर्म का यूज करेंगे। एक और देखिए, आई नो हिम, आई विश आई नो हिम। अभी आई नो हिम ये एक फैक्ट हो गया, आई विश आई नो हिम। अब यहाँ पर अगर आप उसको जानते होते तब आप विश नहीं करते, अब जब विश कर रहे हैं तो इट मीन्स आप नहीं जानते, ये एक हाइपोथेटिकल है, अनरियल सिचुएशन है। तो इस केस में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। तो द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज न्यू, आई विश आई न्यू हिम, ठीक है। अभी वर्ब क्यों यहाँ पे मैंने वर्ब क्यों लिख दिया, इसका भी एक एक करके सबका रीजन देखेंगे, ठीक है। तो ये एक फैक्ट है, इसकी वजह से हमने इसके अकॉर्डिंग लिख दी, वर्ब इंडिकेटिव मूड में है। लेकिन यहाँ पर जब आप विश कर रहे हैं तो इट मीन्स आप उसको नहीं जानते, और जब नहीं जानते तो पास्ट सब्जंक्टिव मूड का यूज करिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अच्छा, अब आप देखिए, तो पास्ट सब्जंक्टिव मूड वर्ब की सेकंड फॉर्म जब कोई हाइपोथेटिकल, अनरियल और इमेजिनरी सिचुएशन के बारे में बताएं, तो उस वर्ब की सेकंड फॉर्म को पास्ट सब्जंक्टिव मूड वाली फॉर्म कहते हैं।
आई विश दैट ही विल पास द एग्ज़ाम। आई विश दैट ही विल पास द एग्ज़ाम। अच्छा, आपको पता है विल जो है ये फ्यूचर के पॉसिबिलिटीज़ के लिए दिखाता है और इसकी जो वीकर फॉर्म होती है वो वुड होती है। ठीक है, अब जब आप विश कर रहे हैं कि वो एग्ज़ाम पास कर लेता, मीन्स अब टाइम निकल गया है और जब टाइम निकलेगा तो पास्ट वाला हम विल का फॉर्म यूज़ करेंगे और विल की पास्ट वाली जो फॉर्म है वो वुड है, तो यहाँ पर वुड हो जाएगा। आई विश दैट ही वुड पास द एग्ज़ाम, इसका मतलब ये हो गया कि अब उसने एग्ज़ाम पास नहीं किया और अब आप रेट्रोस्पेक्ट में ये विश कर रहे हैं कि काश वो एग्ज़ाम को पास कर लेता। ठीक है, तो ये पास्ट सब्जेक्टिव मूड का एक ये पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, आई विश दैट इट इज़ अ holiday today। I wish that it is a holiday yesterday। इन दो सेंटेंसेस को देखें। आई विश दैट इट इज़ अ हॉलीडे टुडे। अगर आप ऐसा विश कर रहे हैं कि आज हॉलीडे होता तो इट मीन्स कि आज हॉलीडे नहीं है, और जब हॉलीडे नहीं है तो ये आपकी विश हो गई, एक अनरियल कंडीशन हो गई। तब उस केस में आप पास्ट सब्जेक्टिव मूड का यूज़ करेंगे और पास्ट सब्जेक्टिव मूड में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है और यहाँ पर आप वर का यूज़ करेंगे ना कि वॉज का। वॉज का यूज़ क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वॉज जो है अगर इट के अकॉर्डिंग वॉज यूज़ कर देंगे तो वो तो इंडिकेटिव मूड में चले जाएगी। इंडिकेटिव मूड की वर्ब सब्जेक्ट के टेंस नंबर के अकॉर्डिंग यूज़ होती हैं, तो वहाँ पर यहाँ पर वॉज का यूज़ ना करके आपको वर का यूज़ करना है। तो आई विश दैट इट इज़ अ हॉलीडे टुडे, ये ठीक हो जाएगा, इट वर्क। अब आप देखिए मैंने टुडे की जगह यस्टरडे कर दिया, टाइम चेंज किया, बाकी सारी चीज़ सेम है। आई विश दैट इट इज़ अ हॉलीडे यस्टरडे। अच्छा, अब जब आप ये विश कर रहे हैं कि कल यस्टरडे, कल हॉलीडे होता, मीन्स अब हॉलीडे नहीं था कल, तो और कल होगा भी नहीं, तो अगर आप यहाँ पर वर करेंगे तब भी ये पास्ट की बात है, नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब यस्टरडे ये पास्ट वाला टाइम हो गया। तो अब आप इसकी जगह हैड बीन का यूज़ करेंगे, इट हैड बीन अ हॉलीडे टुडे। और मैंने टेंस में भी बताया था कि जब आपको टाइम पर एम्फेसिस डालना होता है, ठीक है, टाइम कहीं मेंशन किया गया हो तो वहाँ पर आप परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, तो आई विश दैट इट वर अ हॉलीडे यहाँ तक ठीक था, लेकिन अब यस्टरडे मेंशन कर दिया, अब आप वर्ड का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि अब तो यस्टरडे निकल गया, वक्त निकल गया, अब वो हो भी नहीं सकता। तो हैड बीन का यूज़ कर देंगे, इट हैड बीन अ हॉलीडे टुडे। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल हो गए। अच्छा, एक देखिए इसमें अभी तक मैंने 6-7 सेंटेंसेस लिखे, तो उसमें एक बात आपने ऑब्जर्व की कि प्रेजेंट या फ्यूचर की अनरियल इमेजिनरी सिचुएशन के बारे में आप जो है वो सोच रहे हैं। प्रेजेंट और फ्यूचर की अनरियल या इमेजिनरी सिचुएशन के बारे में जब आप सोच रहे हैं ना, तभी तो आप प्रेजेंट में रह के या तो प्रेजेंट में हैं और फ्यूचर की अनरियल कंडीशन के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन अगर पास्ट की अनरियल वाली सिचुएशंस के बारे में सोचेंगे तो उस केस में आपको, जैसे कि यहाँ पर है, अब कल तो ये यस्टरडे वाले दिन हॉलीडे नहीं होने वाला था, अब ये पास्ट की अनरियल सिचुएशन हो गई, पास्ट की अनरियल सिचुएशन। जब आपको पास्ट की अनरियल सिचुएशन के बारे में लिखना हो उस केस में आप हैड प्लस V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करेंगे, हैड प्लस V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब का। अदरवाइज आप वही V2 फॉर्म का यूज़ करेंगे। ठीक है, V2 फॉर्म का वर्ब का यूज़ आप कब करते हैं? स्टेट को दिखाने के लिए। ठीक है, और हैड का यूज़, सिंपल हैड का यूज़ आप करते हैं पोजेशन को दिखाने के लिए, और V2 फॉर्म का यूज़ करते हैं एक्शन को दिखाने के लिए। ठीक है, V2 फॉर्म या डिड के साथ V1। और जब आप पास्ट की अनरियल सिचुएशन देखेंगे, जाके इस केस में आपने देखा कि अब नहीं हो सकता, पास्ट की अनरियल सिचुएशन है, तो उस केस में आप पास्ट हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे।
ऑल राइट। अब एक और देखिए आप, आई विश दैट ही गो होम। नेक्स्ट, आई विश दैट ही गो होम यस्टरडे। इन दोनों में देख, यहाँ पर आप प्रेजेंट की अनरियल सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ आप टाइम देख लीजिए, ये पास्ट का टाइम है। और जब पास्ट की अनरियल वाली सिचुएशन के बारे में आप बात करेंगे तो उस केस में आपको हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैड गॉन, क्योंकि टाइम आ गया, ये पास्ट का टाइम है। लेकिन यहाँ पर कोई टाइम नहीं है पास्ट का, ठीक है। तो इस केस में जब आप प्रेजेंट और फ्यूचर की अनरियल सिचुएशन के बारे में बात करेंगे तो उस केस में आप किसका यूज़ करेंगे, वर्ब का, ठीक है, स्टेट दिखाने के लिए, सॉरी V2 फॉर्म का। यहाँ तो स्टेट नहीं, डायरेक्ट एक्शन है। तो यहाँ पर आप कर देंगे वेंट। और यहाँ देखिए, जब ये यस्टरडे लिख दिया, अब पास्ट की हाइपोथेटिकल कंडीशन आ गई तो हैड गॉन हो जाएगा, ना कि गो, ठीक है। ये 2 तारीख now let's come to the next part. It is time he go home. It is time to go होम। एक फ्रेज है, इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम। इसके बाद ये एक क्लॉज लिखा हुआ है और इस फ्रेज के बाद एक इन्फिनेटिव लिखा हुआ है। दोनों का मतलब समझिए। इट इज़ टाइम ही गो होम, जब इट इज़ टाइम के बाद कोई क्लॉज मतलब सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट के लिए ज़रूरी है मेन वर्ब का होना, ठीक है। जब इट इज़ टाइम के बाद कोई क्लॉज लिखा हुआ हो तो वहाँ पर इट इज़ टाइम का मतलब होता है इट इज़ ऑलरेडी लेट, ऑलरेडी लेट। तो इट इज़ टाइम ही गो होम, इसका मतलब ये होगा इट इज़ ऑलरेडी लेट, ही शुड हैव गॉन होम, ठीक है, ही शुड हैव गॉन होम। अब इसमें देखिए, इट इज़ टाइम टू गो होम, यहाँ पर इन्फिनिटिव लिखा हुआ है और जब इन्फिनिटिव लिखा हुआ होगा, यहाँ पे कोई क्लॉज नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इट इज़ एप्रोप्रिएट टाइम टू गो होम। अच्छा, इट इज़ टाइम ही गो होम, अब ये एक अनरियल सिचुएशन हो गई क्योंकि अब उसको चला जाना चाहिए था, नहीं गया है, पास्ट की हो गई। प्रेजेंट में आप सोच रहे हैं, तो जब ऐसी कंडीशन हो, इट इज़ टाइम, इसके बाद कोई क्लॉज लिखा हो, क्लॉज मीन्स सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, जब प्रेडिकेट लिख दिया तो एक मेन वर्ब का होना ज़रूरी है, तब उस केस में आप जो है पास्ट सब्जेक्टिव मूड का यूज़ करेंगे और पास्ट सब्जेक्टिव मूड वर्ब की V2 फॉर्म को कहते हैं। इट इज़ टाइम ही वेंट होम, इट मीन्स दिस, इट इज़ ऑलरेडी लेट, ही शुड हैव गॉन होम। इट इज़ टाइम टू गो होम, अब यहाँ पर इन्फिनिटिव लिख दिया तो ये ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट पर आ जाइए। इट इज़ हाई टाइम ही कॉल्स देम, it is high time to call them। it is time या it is high time का मतलब सेम ही होता है, ठीक है। अगर it is high time ये भी फ्रेज है और ये भी फ्रेज है,
इसके बाद अगर कोई क्लॉज लिखा हुआ है तो वहाँ पर इट इज़ टाइम का मतलब होगा कि ये वक्त गुजर गया है, वक्त निकल गया है। तो इट इज़ हाई टाइम ही कॉल्स देम, वक्त निकल गया उसको ही शुड हैव कॉल्ड देम। तो यहाँ पर कॉल्स की जगह क्या आ जाएगा, कॉल्ड। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज़ हाई टाइम, क्योंकि टाइम निकल गया, इट इज़ हाई टाइम ही शुड हैव कॉल्ड देम, ये भी ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इट इज़ हाई टाइम टू कॉल देम, यहाँ पर इट इज़ हाई टाइम के बाद इन्फिनेटिव आ गया, इन्फिनेटिव। तो अब यहाँ पर इट इज़ हाई टाइम का मतलब ये कि दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और एप्रोप्रिएट टाइम टू कॉल देम, तो ये ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इट इज़ हाई टाइम ही कॉल्स देम, ये वाला गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्लॉज आ गया, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अपॉर्चुनिटी, इट इज़ हाई अपॉर्चुनिटी। अगर इन फ्रेजेस के बाद कोई क्लॉज आ रहा है तब उस केस में यू हैव टू राइट द पास्ट सब्जेक्टिव मूड, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऑलराइट, लेट मी इसको मिटा दे। चलो एक बार फिर से जिंदगी बन जाए हम। अब किसी के दिमाग में ये बात आती हो कि सर ये हो सकता है, बहुत सारा गंदा हो गया, इट वॉज टाइम, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। इट वॉज टाइम ये गलत है, कहीं लिखा हुआ आ जाए तो आंखें बंद करके गलत कर देना, ठीक है। जैसे मैं आपको लिख देता हूँ, इट वॉज टाइम ही कॉल्ड देम, ये गलत है, ठीक है। अब आप देखिए, इट वॉज टाइम, सॉरी, अब यहाँ पे इट इज़ टाइम ही कॉल्ड देम, ये ठीक हो जाएगा। वॉज टाइम ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। अब वो लिख देते हैं कि किस किस के बाद आपको क्या लिखना है। देखिए, अगर इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अपॉर्चुनिटी, इट इज़ हाई अपॉर्चुनिटी, अगर इन फ्रेजेस का यूज़ हो, इन सब का मतलब, इनके बाद क्लॉज मीन्स सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आए, तो उस केस में आपको वर्ब को V2 फॉर्म में लिखना है, पास्ट सब्जेक्टिव मूड में, ठीक है। लेकिन अगर इनके बाद इन्फिनेटिव आएगा तब तो ठीक होगा, लेकिन अगर सब्जेक्ट आ रहा है तब आप जो वर्ब है उस वर्ब को पास्ट सब्जेक्टिव मूड में ही लिखेंगे, ठीक है, ऑलराइट। तो मैंने 4 हलवा बता दिए। अब ये देखिए, आई वुड रादर बाय अ कार देन अ बाइक। आई वुड रादर you, this is very important, I would rather you buy a car than a bike। अच्छा, एक और मैं लिख देता हूँ, I would rather prefer tea to coffee। पहले इस पर आ जाते हैं, आई वुड रादर प्रेफर टी टू कॉफ़ी। व्हाट इज गलत हेयर, लुक एट हेयर, आई वुड रादर प्रेफर टी टू कॉफ़ी। वुड रादर एक मॉडल फ्रेज है, ये एक मॉडल फ्रेज है विच इज यूज्ड फॉर प्रेफरेंस, प्रेफरेंस के लिए यूज होती है। आई वुड रादर प्रेफर टी टू कॉफ़ी, जब आप वुड रादर का यूज कर रहे हैं
तो उस केस में आपको प्रेफर लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, दिस इज सुपरफ्लुअस। ठीक है, आई वुड रादर प्रेफर टी टू कॉफ़ी। या फिर अगर आपको इसको दूसरे तरीके से लिखना है तब आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आई वुड प्रेफर टी टू कॉफ़ी। वुड रादर के साथ प्रेफर का यूज़ क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज वुड रादर इज अ मॉडल फ्रेज विच इटसेल्फ शोज प्रेफरेंस। तो जब आपने वुड रादर का यूज़ कर लिया तब आप प्रेफर का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, या फिर तो आप ऐसे लिख दीजिए, ये ठीक हो जाएगा, या वैसे। एनीवे उस पर आ जाइए, मॉडल फ्रेज है, प्रेफरेंस के लिए शो किया जाता है। अब देखिए, आई वुड रादर बाय अ कार देन अ बाइक। अब यहाँ पर ये वुड रादर प्रेफरेंस के लिए मॉडल फ्रेज है, बाय V1 फॉर्म आ गई, मॉडल्स के साथ V1 फॉर्म, आ कार देन अ बाइक। यहाँ पर जो बाय करने का काम है वो आई ही कर रहा है। ठीक है, लेकिन अब आप यहाँ देखिए, आई वुड रादर यू बाय अ कार देन अ बाइक। यहाँ पे वुड रादर का मतलब ये है कि मैं ये चाहूँगा कि तुम, आई वुड लाइक दिस यू शुड बाय अ कार देन अ बाइक। तो यहाँ पर वुड रादर के बाद ये देखिए सब्जेक्ट आ गया। तो इस केस में आप कार नहीं खरीद रहे हैं, यहाँ पर तो आप खुद की प्रेफरेंस दे रहे हैं कि मैं खुद कार की जगह बाइक की जगह एक कार खरीदूंगा। और यहाँ पर आप किसी दूसरे से ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि आप बाइक की जगह एक कार खरीदें। तो अब यहाँ पर बाउट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पास्ट सब्जेक्टिव मूड का यूज़ करना है। और आई वुड रादर बाय अ कार देन अ कॉफ़ी, इसमें आप समझ रहे हैं यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर आप खुद प्रेफर कर रहे हैं, तो उस केस में ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वुड रादर, अगर आई वुड रादर के बाद सब्जेक्ट आ रहा है या फिर हम क्लॉज कह दें तो उस केस में आप पास्ट सब्जेक्टिव मूड का यूज़ करेंगे। अब एक और देखिए, आई वुड रादर ही, थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है, बहुत सारी किताबों में मूड नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप इसको अच्छे से पढ़िए एंड वी विल प्रोवाइड द क्वेश्चंस। आई वुड रादर ही बाइज अ न्यू ऑडी, लिख देता हूँ ऑडी, देन मर्सिडीज। ठीक है, अब देखिए इसमें गलत क्या है, और एक आप ही देखिए, आई वुड रादर बाय अ न्यू ऑडी, बाकी सारी चीज़ें सेम। तो इस केस में देखिए वुड रादर के बाद सब्जेक्ट आ रहा है, वर्ब आ गई और ये उसका ऑब्जेक्ट आ गया। तो अब इस केस में आप किसका यूज़ करेंगे? V2 फॉर्म का, और V2 फॉर्म बाउट हो जाएगी। यहाँ पर आप किसी दूसरे से चाह रहे हैं कि वो ये खरीदे, यहाँ पर आप खुद बाय करना चाह रहे हैं, प्रेफरेंस है आपकी, तो इस केस में ये बाय ठीक हो जाएगा। ठीक है, सो वुड रादर। अब ऐसा ही एक और मॉडल फ्रेज है वुड सूनर, उसके साथ भी यही केस है कि अगर वुड सूनर के बाद कोई क्लॉज आ रहा है तब आपको पास्ट सब्जेक्टिव मूड का यूज़ करना है, और वुड सूनर के बाद अगर डायरेक्ट वर्ब आ रही है तो वो फिर सब्जेक्ट का ही प्रेफरेंस होगा और उसके अकॉर्डिंग वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, सो वुड रादर और वुड सूनर। अब वुड सूनर का एक और देख लीजिए आप, वुड सूनर का नहीं देखिए, अब वुड सूनर का बता दो, डायरेक्ट लिखवा देते हैं आपको। सो बहुत गंदा हो गया, ऑल राइट, देखिए वुड रादर और वुड सूनर के साथ भी ऐसा ही है। वुड सूनर, अगर इनके बाद क्लॉज विच मीन्स, क्लॉज मतलब तो अब समझ में आ गया ना, अब तो आ गया होगा, क्लॉज मतलब सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लॉज आ रहा है, वही मैं लिख देता हूँ, सब्जेक्ट आ रहा है तो हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। ठीक है, अगर सब्जेक्ट आ रहा है तब
अगर सब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो V2, फिर तो वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आ जाएगी। सो वुड रादर एंड वुड सूनर आल्सो अट्रैक्ट पास्ट सब्जेक्टिव मूड इफ दे आर फॉलोड बाय अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। ठीक है, ऑल राइट। एक और देखिए, ओह दैट he is a tiger, would that she is a queen, if only I am a PM। ठीक है, अब आप देखिए, ओ दैट, दो बार दैट लिख दिया, सॉरी। ओ दैट ही इज अ टाइगर, वुड दैट शी इज अ क्वीन, इफ ओनली आई एम अ PM। अगर ये ऐसे वर्ड्स कहीं लिखे हुए हैं, ओ दैट, वुड दैट, इफ ओनली, और इनके बाद आप देखें सब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट, तो ये वर्ड्स भी पास्ट सब्जेक्टिव मूड को अट्रैक्ट करते हैं, और पास्ट सब्जेक्टिव मूड को जब ये अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इन दैट केस यू हैव टू यूज द V2 फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ पर वॉज का यूज़ नहीं करेंगे, वर्ब का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये अनरियल कंडीशन है। ठीक है, अनरियल, अगर वॉज का यूज़ कर देंगे तो इंडिकेटिव मूड में आ जाएगा, फैक्ट्स ओपिनियन फिगर्स को शो करेगा। ठीक है, तो ओ दैट ही वर अ टाइगर, वुड दैट शी इज अ क्वीन, अब ये कर रहे हैं तो नहीं है, तो यहाँ पर भी वर आ जाएगा। इफ ओनली आई वर अ किंग, तो अब आप किंग नहीं है, तभी ये आप सोच रहे हैं फ्यूचर के बारे में। सो ओ दैट, वुड दैट, इफ ओनली दे आल्सो अट्रैक्ट द पास्ट सब्जेक्टिव मूड इफ दे आर फॉलोड बाय अ सब्जेक्ट और अ क्लाउज। क्लाउज में सब्जेक्ट होगा ही। अच्छा, अब तो देखिए ये हो गया, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये भी अट्रैक्ट करते हैं पास्ट सब्जेक्टिव मूड। मैं कल गाना गा रहा था और किसी ने मुझे बताया कि वो गाना मेरा सुन के डायरेक्ट यूट्यूब पे चला गया गाना सुनने के लिए, और वीडियो पॉज कर दी। भाई पढ़ लो सही से, टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ मैं इसी वजह से थोड़ा बहुत। आई जस्ट मर्मर मीन्स टू सिंग वेरी स्लोली, जिसमें आपके कानों तक आवाज़ है, पता नहीं आपके पास कैसे आ गई, और जस्ट मर्मरिंग अ सॉन्ग। एनीवे, अब देखिए दिस, यहाँ से लास्ट ईयर लॉ में एक क्वेश्चन आया था पास्ट सब्जेक्टिव मूड से, वो क्वेश्चन भी मैं बताऊंगा किस तरीके का था। दो कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, एज इफ, एज दो। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आया था, एज इफ और एज दो। These two subordinating conjunctions also attract past subjunctive mood। कैसे? देखिए, she talks to me as if she is my अम्मा। ठीक है, he behaves as if, as though he is the boss of the company। अब आप इसमें देखिए, अब जब वो मुझसे ऐसे बात करता है जैसे वो मेरा अम्मा हो, तो अम्मा नहीं है, अगर अम्मा होती तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो यहाँ पर शी टॉक्स टू मी एज इफ, मानो कि, जैसे कि, लाइक दैट। सो जब अब यहाँ पर ये क्या आ गया, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन,
तो इस अब यहाँ पर जब वो मेरी अम्मा नहीं है तो मैं जो है इंडिकेटिव मूड की वर्ब तो नहीं लिखूँगा, वर्ब लिखूँगा पास्ट सब्जेक्टिव मूड। ही बिहेव्स एज दो ही इज़ द बॉस ऑफ द कंपनी। और जब ऐसे बिहेव कर रहा है कि जैसे बॉस हो तो बॉस नहीं है, तो एज दो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, तो इस केस में भी वर्ब का यूज़ करेंगे। बॉस का यूज़ क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अनरियल है, इंडिकेटिव मूड वाला पहुंच जाएगा। ठीक है, तो एज इफ और एज दो दे ऑल्सो अट्रैक्ट पास्ट सब्जेक्टिव मूड। अब देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्वाइट कंफ्यूजिंग। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ लास्ट पार्ट, I wish he were my brother. I wish he were my friend. If he becomes my brother, if he became my friend। इन 4 सेंटेंसेस को देखिए। आई विश ही वर माई ब्रदर, अब ऐसा विश कर रहे हैं कि वो आपका भाई होता, ठीक है, लेकिन भाई नहीं है। आई विश ही वर माई फ्रेंड, आप ऐसा विश कर रहे हैं काश कि वो मेरा फ्रेंड होता। पहले वाले में देखिए, आप ऐसा विश कर रहे हैं कि वो मेरा भाई नहीं है, तो जब भाई नहीं है तो नहीं है, अब फ्यूचर में भी नहीं होगा किसी भी तरीके से। दैट्स अ डिफरेंट थिंग, स्टेप ब्रदर वाली कंडीशन को नेगलेक्ट कर दो। जब आप ऐसा विश कर रहे हैं भाई होता, अब भाई है भी नहीं और ना होगा। भाई ब्रदर में सगे भाई की बात कर रहे हैं, ठीक है, ब्रदर नहीं। आई विश ही वर माई फ्रेंड, अब जब आप ऐसा विश कर रहे हैं कि ही वर माई फ्रेंड, तो मतलब करंटली अभी आपका फ्रेंड नहीं है, लेकिन फ्यूचर में तो पॉसिबिलिटी है कि वो आपका फ्रेंड हो सकता है। ठीक है, तो ये तो कंप्लीटली हाइपोथेटिकल है और अनरियल है, ये पॉसिबल है। आई विश ही वर माई फ्रेंड। अब दूसरे वाले देखिए, इफ़ ही बिकम्स माई फ्रेंड, मैंने ये वाला बताना है आपको, इफ वाला। इफ़ ही बिकम्स माई ब्रदर, अगर वो मेरा भाई बन जाता, तो अभी भाई नहीं है, बाद में भी नहीं बनेगा, सो ये गलत हो गया। इफ़ ही बिकेम माई फ्रेंड, अभी भाई नहीं लेकिन बाद, अभी दोस्त नहीं, बाद में बन सकता है, ये ठीक हो गया। अब इफ़ के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये भी गलत, इफ़ जो है उसके साथ पास्ट सब्जेक्टिव मूड और वर्ब की V1 या V2 फॉर्म, जिसको आप कंडीशनल में पढ़ते हैं कि इफ़ ही कम्स हियर आई विल गो देयर, ठीक है, तो ये दोनों आती हैं, V1 और V5 फॉर्म भी आती है और पास्ट सब्जेक्टिव मूड भी आता है। ठीक है, कब इफ़ क्लॉज के साथ V1 या V5 फॉर्म लिखनी है, कब इफ़ क्लॉज के साथ हमें V5 V2 फॉर्म लिखनी है, इसको ज़रा आप देखिए। तो आई विश ही वर माई ब्रदर, ये ठीक है। आई विश ही वर माई फ्रेंड, ये भी ठीक है। इफ़ ही बिकम्स माई ब्रदर, ये बिल्कुल गलत है, यहाँ पर बिकेम हो जाएगा। अभी मैं इसकी वजह भी बताऊँगा आपको किस तरीके से। इफ़ ही बिकेम माई फ्रेंड, ये ठीक हो जाएगा, इसमें बिकेम भी हो सकता है और बिकम्स भी हो सकता है, दोनों। अब देखिए इफ़ के साथ क्या है, सपोजिशन तो दोनों है। अगर आप कोई चीज़ सपोज कर रहे हो, हाइपोथेटिकल कर रहे हो, वो अनरियल है लेकिन प्रोबेबल है, मतलब अनरियल और प्रोबेबल, मतलब इस वाले में देखिए, आई विश ही वर इफ़ ही बिकम्स माई फ्रेंड, इफ़ ही बिकम्स माई फ्रेंड, यहाँ बिकम्स था, इफ़ ही बिकम्स माई फ्रेंड, ये अभी के लिए तो अनरियल है, लेकिन फ्यूचर में आप पॉसिबिलिटी है कि आपके
उसके साथ ताल्लुकात अच्छे बन जाएं और वो आपका दोस्त बन जाए। तो ये वाली कंडीशन करंटली तो अनरियल है, लेकिन फ्यूचर के लिए अनरियल नहीं है, ठीक है। सो जब इफ के साथ जो कंडीशन लिखी गई है वो अनरियल हो लेकिन प्रोबेबल हो, तो उस केस में आप V1 या V5 फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। इस वाले को आप समझ रहे हैं कि इफ ही बिकम्स माई फ्रेंड, फ्रेंड अभी नहीं लेकिन बाद में बन सकता है। लेकिन अब आप इसमें देखिए, आई विश इफ ही, कहाँ गया, इफ ही बिकम्स माई ब्रदर, यहाँ पर ये अभी भी अनरियल है और फ्यूचर में भी कभी वो आपका भाई नहीं बनेगा, सगा ब्लड वाला, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन अनरियल है प्लस इम्प्रोबेबल है। जब सिचुएशन अनरियल और इम्प्रोबेबल हो इस क्लॉज के साथ, तो उस केस में आप V2 फॉर्म का यूज करेंगे। इतना समझ में आ गया? अगर कंडीशन अनरियल और प्रोबेबल हो तो उस केस में V1 या V5 का यूज करेंगे, और जब कंडीशन अनरियल और इम्प्रोबेबल हो, जिसको फ्यूचर में भी जो है सही होने की पॉसिबिलिटी ना हो, तो उस केस में आप V2 फॉर्म का यूज करेंगे। देखिए मैं इसको कुछ एग्जांपल बताता हूँ। If she became my sister, आगे आप कुछ भी ऐड कर दीजिए। If she becomes my friend, if she becomes a tiger, इन तीनों को देखिए आप। इफ शी बिकम्स या बिकेम माई सिस्टर क्या आएगा? इफ शी बिकम्स माई फ्रेंड, तो अब आप देखिए माई सिस्टर, अभी जब मेरी बहन नहीं है तो आगे चल के वो मेरी बहन नहीं होगी, तो मतलब कंडीशन अनरियल अब के लिए भी है और इम्प्रोबेबल भी है, फ्यूचर के लिए भी इम्प्रोबेबल है। तो उस केस में जब इफ क्लॉज के साथ अनरियल प्लस इम्प्रोबेबल वाली कंडीशन आएगी, देन यू हैव टू यूज द V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस यू विल यूज बिकेम, ठीक है। अब दूसरे वाले पे आ जाइए, इफ शी बिकम्स माई फ्रेंड, तो हो सकता है बिल्कुल आपकी फ्रेंड बन सकती है, अभी नहीं बाद में हो सकती है। तो यहाँ पर ये बिकम्स ठीक है। इफ शी बिकम्स माई फ्रेंड, तो यहाँ वाला ही ठीक हो जाएगा। अभी तो करंटली अनरियल है लेकिन प्रोबेबिलिटी है ना, तो प्रोबेबल है, तो आप V1 या V2 का यूज कर लेंगे। इफ शी बिकम्स अ टाइगर, अब वो शेर टाइग्रेस लिख देते हैं, तब भी नहीं बनेगी। अब टाइगर नहीं, बाद में भी नहीं बनेगी, तो यहाँ पर बिकेम का यूज करेंगे। तो देखिए, इफ शी बिकम्स या बिकेम माई सिस्टर, यहाँ का मतलब, इसका मतलब क्या हो गया कि शी इज नॉट एंड शी विल नेवर बी, शी विल नेवर बी, ना अभी है ना कभी होगी। इफ शी बिकम्स माई फ्रेंड, इसका मतलब हो गया शी करंटली शी इज नॉट बट शी मे बी, तो शी मे बी, ठीक है। इफ शी बिकेम अ टाइगर, इसका मतलब क्या होगा, शी इज नॉट and she will never be, इतना समझ में आया आपके? अब देखिए, न तुम मुझसे कोई उम्मीद रखो, दिल न बाज़ी के से कोई उम्मीद रखो, दिल।
इफ यू आर फायर्ड, इफ आई एम फ्री नाउ, इफ यू आर फायर्ड, अब आप देखिए इसका मतलब क्या हो गया, अभी आप नहीं बट यू मे बी, अभी के लिए तो नहीं, तो इस केस में आप किसका यूज कर देंगे, वर का। इफ आई एम फ्री नाउ, अब जब आप ये कह रहे हैं कि आई एम फ्री नाउ, तो इट मीन्स अब आप अवेलेबल अब भी फ्री नहीं है और बाद में फ्री नहीं होंगे, ठीक है, तो यहाँ पर वर आ जाएगा, इफ आई वर फ्री नाउ। अच्छा, दो और देखिए, अब इसकी में देखिए, इफ यू आर फ्री नाउ, इफ शी इज फ्री नाउ, इसका मतलब क्या, इफ आई वर फ्री नाउ, इफ आई एम फ्री नाउ अब भी नहीं हो, बाद में भी नहीं था, ठीक है, ना होगा, नाउ की जब बात कर ली। इफ यू आर फ्री नाउ, इफ शी इज फ्री नाउ, इफ वी आर फ्री नाउ, इसका मतलब क्या है, अभी आप नहीं बट यू मे बी, इफ शी इज फ्री नाउ, अभी नहीं बट शी मे बी, हो सकती है, इसी तरीके से ये है। तो इस केस में आप फिर आप यूज करेंगे वर का, और इसमें भी वर का। अगर मैं ये तीनों टाइम हटा दूं नाउ, तब तो ये यू आर फ्री, इफ यू आर फ्री, इफ शी इज फ्री, इफ वी आर फ्री, तो उस केस में ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर हमने टाइम लगा दिया, नाउ प्रेजेंट का टाइम लगा दिया, तो मतलब अभी तो अवेलेबल नहीं है, तब उस केस में फिर आपको V2 फॉर्म का यूज़ करना पड़ेगा। फिर एक बार सुन लो, इसके साथ अनरियल प्लस इम्प्रोबेबल। अनरियल कब होना चाहिए, प्रेजेंट के लिए अनरियल और उसके फ्यूचर के लिए इम्प्रोबेबल, तब आपको V2 फॉर्म का यूज़ करना है। और इसमें अनरियल प्लस प्रोबेबल, तो इसमें V1 या V2 का यूज़ करना है इस क्लॉज के साथ। ऑलराइट, एक आप देखिए, आई विश यू स्पोक ट्रुथ लास्ट ईयर। आई विश यू स्पोक ट्रुथ लास्ट ईयर, क्या गलत है। अब देखिए लास्ट, ये पास्ट का इम्प्रोबेबिलिटी होगी, और जब पास्ट की इम्प्रोबेबिलिटी होगी तो उस केस में मैंने आपको बताया है कि हैड प्लस V3 फॉर्म परफेक्ट वाला लगाइए, तो यहाँ पर स्पोक नहीं हैड स्पोकन हो जाएगा। अगर ये लास्ट ईयर नहीं लिखा होता तब तो आई विश यू स्पोक ट्रुथ ठीक होता, लेकिन यहाँ टाइम मेंशन कर दिया, पास्ट का वो भी टाइम मेंशन कर दिया, तब आपको हैड स्पोकन करना है। आई होप आपकी समझ में आ रहा है। अच्छा, इसी को देखिए, इसको मिटा देते हैं एक मिनट। आई विश यू स्पोक या हैड स्पोकन ट्रुथ, लास्ट ईयर वहाँ से रिमूव कर दिया। आई विश यू स्पोक यू हैड स्पोकन ट्रुथ, तो अब यहाँ पर दोनों ठीक हो जाएंगे क्योंकि अब टाइम मेंशन नहीं किया है। लेकिन जब टाइम आपको मेंशन कर दिया गया पास्ट का टाइम, तब आप उसमें हैड प्लस V3 फॉर्म का यूज़ करेंगे। इन दोनों, ये दोनों ठीक हैं क्योंकि टाइम मेंशन नहीं किया गया है। आई विश यू स्पोक ट्रुथ, आई विश यू हैड स्पोकन द ट्रुथ। ऑल राइट,
सो अब एक बार हम रिकैप कर लेते हैं पास्ट सब्जेक्टिव मूड का किस तरीके से यूज़ करना है आपको, कि किन किन क्लॉजेस के साथ आप यूज़ करेंगे, और फिर ये टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट टर्न पे वी विल स्टार्ट इन्वर्जन। यहाँ से क्वेश्चन एज दो और एज इफ से तो लास्ट ईयर लॉ में आया था और बीए में भी आया था, तो आप इसको बहुत सीरियसली लें, ठीक है। एक बार देखिए, आई विश, ठीक है, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अपॉर्चुनिटी, oh that, would that, if only, ठीक है, would rather, would rather, would sooner, as if, एज दो, इनके साथ अगर क्लॉज आ रहा है, क्लॉज मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो वर्ब की V2 फॉर्म का यूज करना है, मतलब दे अट्रैक्ट पास्ट सब्जेक्टिव मूड, ठीक है। और वो आपको हेड प्लस V3 कब करेंगे, जब पास्ट की बात हो जाएगी। और फिर इफ वाला मैंने आपको बता दिया। तो ये कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जो आपको याद होना चाहिए कि इसके साथ वर्ब की V2 फॉर्म यूज़ की जाएगी अगर क्लॉज आ रहा है। इसमें से लास्ट ईयर तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आ गए, ये वाला सारे ही इंपॉर्टेंट है, आई कैन नॉट मार्क देम, ठीक है। तो आई विश, वुड सूनर और वुड रादर वाला भी केस आपको बता दिया। सो इट वॉज ऑल अबाउट द पास्ट सब्जेक्टिव मूड। आज के लिए इतना काफ़ी है। लेट्स मीट ऑन द नेक्स्ट टर्न।